हेलो बच्चों, कैसे हो। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर इन सबको डिस्कस किया था। दूसरा हमने ये भी डिस्कस किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर एयर फील्ड है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर उसके अंदर हम एक कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं, यानी कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं कैपेसिटर के अंदर जो कि कंप्लीटली फील्ड होता है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा। एक पार्शली फील्ड डाइलेक्ट्रिक लेते हैं कैपेसिटर के अंदर तो कितना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा, या एक कंडक्टिंग स्लैब हम पुट करते हैं तो कितना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा। ये सारे हम चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया है कि अगर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेते हैं तो किस तरीके से वो न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने कंप्लीटली फील्ड या पार्शली फील्ड हमने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, कंप्लीटली फील्ड या पार्शली फील्ड हमने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, तो उस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा। फिर हम चर्चा करेंगे कि कंडेंसर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, वो सारे हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि इंड्यूस चार्ज, हमारा सबसे जो पहला पॉइंट है वो है चार्ज इंड्यूस्ड, चार्ज induced on a material when it is placed in electric field. It is placed in electric field. मान लीजिए कि हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, दो पैरेलल प्लेट हमने ले ली, इसको हमने चार्ज Q दिया तो यहां पर चार्ज -Q, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक में मैंने आपको बताया डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये सारा हम पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर जो चार्ज आया है, मान लीजिए Q इंड्यूस्ड चार्ज आया है जो कि कैसा है, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। इस डाइलेक्ट्रिक का हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कंसीडर किया हुआ है। अब हमें बताना है कि चार्ज कितना इंड्यूस होगा। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि इस इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E एक्सटर्नल, दूसरा ये जो इंड्यूस चार्ज आया है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E इंड्यूस्ड। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यानी कि E नेट जो आएगा दैट इज E एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है माइनस E इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। और ये मैंने तुम्हें बताया है कि इसकी जो वैल्यू आती है E नेट दैट इज E एक्सटर्नल बाई K, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर होगी बात। अब E एक्सटर्नल लिखो। E एक्सटर्नल का मतलब इसके अंदर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, Q और -Q की वजह से। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E एक्सटर्नल जो आएगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख सकते हैं हम Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। A हमने मान लिया इस प्लेट का एरिया है, तो E एक्सटर्नल की वैल्यू इतनी आएगी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अगर हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे कि भाई कितना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आएगा सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इंड्यूस्ड क्या है, सिग्मा इंड्यूस्ड यानी कि ये चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा इंड्यूस्ड है और यहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो सिग्मा इंड्यूस्ड की वैल्यू हम अगर लिखेंगे तो सिग्मा इंड्यूस्ड कितना लिखा जाएगा, Q इंड्यूस्ड अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब बात समझ में आई नहीं आई। अरे ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, इसको हमने चार्ज Q दिया जिसकी वजह से इस पर चार्ज इंड्यूस हुआ है Q इंड्यूस्ड। हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है कि इंड्यूस चार्ज कितना होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस प्लेट का एरिया में चार्ज Q दिया तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होगी, सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q बाई A। या हम ये कह सकते हैं इस पर जो चार्ज आया है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंड्यूस्ड है, तो ये क्या आएगा, Q इंड्यूस्ड बाई A। अरे होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E नेट इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड, जिसकी की वैल्यू सॉल्व करके E एक्सटर्नल बाई K, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे प्रूव करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ आ जाएगा आपको। तो यहां हमें E नेट की वैल्यू पता है, तो
तो देखो अब यहाँ ई एक्सटर्नल कितना है, अगर हम वो देखें तो हमें पता है कि एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल का मतलब ये जो चार्ज है कैपिटल Q माइनस Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने पढ़ाया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू होगी Q बाई A, तो Q बाई A इनटू एप्सिलॉन, ये ई एक्सटर्नल की वैल्यू आएगी। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, यानी कि ये जो फील्ड आ रहा है इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से, तो सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन, और सिग्मा इंड्यूस्ड आएगा Q इंड्यूस्ड बाई A। तो देखो दोनों वैल्यूज को यहां पुट करिए, ई एक्सटर्नल कितना आ गया Q बाई A इनटू एप्सिलॉन नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड कितना आएगा Q इंड्यूस्ड बाई A इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल। तो ई एक्सटर्नल कितना है Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और नीचे K है उसको K रहने दीजिए। तो देखिए यहां से जो आप देखेंगे कि भाई A इंटू एप्सिलॉन, A इंटू एप्सिलॉन, A इंटू एप्सिलॉन, ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको आप उधर की तरफ ले जाइए। तो यहां से देखेंगे आप कि Q जो इंड्यूस्ड है, यानी कि जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू आएगी, वो इंड्यूस्ड चार्ज कितना आएगा, यानी कि हम एक काम करते हैं, हम इसी को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो इंड्यूस्ड चार्ज जो आया दैट इज इक्वल टू माइनस Q प्लस Q बाई K, माइनस Q प्लस Q बाई K, ये इतना इंड्यूस्ड चार्ज आया। नहीं यही बात समझ, अरे आया नहीं आया, ये माइनस Q इंड्यूस्ड है। देखिए इसकी वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी, माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंड्यूस्ड अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और इज इक्वल टू दिस। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये क्या आएगा, ये वैसे माइनस आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, ये माइनस का Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू इधर की तरफ जाके माइनस Q प्लस Q बाई K। अब ये माइनस Q इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज, क्या है ये नेगेटिव चार्ज। तो हम इस साइन को यहां से ओमिट कर देंगे, यानी कि इसको हटा देंगे, और ये हमारे लिए अंडरस्टूड है, क्योंकि जब हमने यहां पर Q पॉजिटिव लिया है, अगर ये Q पॉजिटिव है तो यहां पर ये Q क्या है, पॉजिटिव, तो ये जो आएगा ये कैसा आएगा, नेगेटिव। नहीं आ रही बात समझ में? तो इंड्यूस्ड चार्ज कितना आया, वो आएगा माइनस Q प्लस कैपिटल Q बाई K। क्लियर होगी बात? इट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। यानी कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर हम पुट कर रहे हैं तो जो चार्ज इंड्यूस होता है माइनस Q प्लस Q बाई K, अगर Q पॉजिटिव है तो आप देखेंगे वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अगर ये Q नेगेटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं Q नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये Q बाई K हमेशा एक से बड़ा होता है, तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो हमेशा इस क्वांटिटी के, यानी पूरी जो क्वांटिटी की वैल्यू है, जो साइन इसका है ये उसका अपोजिट साइन आएगा। देखिए हम इसका एक न्यूमेरिकल ले सकते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगी। ये शायद जे ने पूछ भी लिया है क्वेश्चन कि हमारे पास में दो मेटेलिक बॉडीज हैं आइडेंटिकल शेप साइज की, मान लो एक कॉपर की है और एक एल्यूमिनियम की है, दोनों को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट किया है। तो आपको बताना है कि दोनों में जो इंड्यूस चार्ज होगा उसका रेशो क्या होगा। यानी कि हम क्वेश्चन ले रहे हैं, if two metallic bodies of equal size and same shape are put in uniform electric field, then find the ratio of induced charges on it, induced charges on the bodies पर जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं उनका रेशियो क्या होगा। टू मेटेलिक बॉडीज, वन ऑफ कॉपर एंड अदर इज एल्यूमिनियम, इसमें ये और है, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ एल्यूमिनियम, एक कॉपर की है एक एल्यूमिनियम की है। मान लीजिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो हमने जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो इस तरह से किया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
मान लो यहां पर चार्ज Q, तो ये चार्ज माइनस Q, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। हमने मान लो किसी भी शेप साइज की बॉडी आप ले लो, सपोज आपने स्फेरिकल बॉडीज ली, ये स्फेरिकल बॉडी हमने कॉपर के लिए है और ये स्फेरिकल बॉडी हमने एल्यूमिनियम के लिए है। चलिए, सेम शेप साइज है, मान लो R रेडियस। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों प्लेट्स के अंदर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से जा रहा है। तो इन दोनों के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ यानी कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे, जिसकी वजह से यहां पर ये साइड नेगेटिव और ये साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज आएगा दैट इज Q इंड्यूस्ड। ये क्या आएगा? Q इंड्यूस्ड। तो आपको Q इंड्यूस्ड लिखना है। तो फॉर कॉपर Q इंड्यूस्ड जो आएगा दैट इज माइनस Q प्लस Q बाई K। तो यहां तो हमने कितना चार्ज दे रखा है Q, तो ये आएगा माइनस Q प्लस Q बाई K। भाई साहब कितना होगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? आपको पता है दोनों ही मेटल हैं, तो मेटल के लिए K कितना होगा? इंफिनिटी, चाहे कॉपर का हो चाहे एल्यूमिनियम का। तो यहां पर इंफिनिटी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस Q। इस पर जो हमने Q इंड्यूस्ड लिया है उसको डैश और लगा दो। तो फॉर एल्यूमिनियम, तो यहां से जो Q एल्यूमिनियम के लिए जो आएगा Q इंड्यूस्ड डैश, तो दिस इज इक्वल टू यहां पर कितना है? माइनस Q। तो माइनस Q प्लस Q बाई इंफिनिटी, क्योंकि इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना होगा? इंफिनिटी। इसका भी कितना होगा? इंफिनिटी, क्योंकि दोनों मेटल है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस Q। तो यहां से जो रेशियो आएगा, तो रेशियो कितना आएगा? Q इंड्यूस्ड इज टू Q इंड्यूस्ड डैश, तो दिस इज इक्वल टू 1:1। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो इंड्यूस्ड चार्जेस आए उनका रेशियो कितना हुआ? 1:1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है, किसी की भी कंडक्टिविटी ज्यादा या कम, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉपर जो होता है और जो एल्यूमिनियम होता है इनकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, बट उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा किसी की कंडक्टिविटी कम। ऐसा क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है कि भाई इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसकी कंडक्टिविटी कम है, तो बताइए क्या होगा। तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो उसे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो हम चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर या कंडेंसर। एक ही बात, कंडेंसर या कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसको हमें समझना है। मान लीजिए कि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ये Q कूलम चार्ज, या ऐसे मानिए कि इसका एरिया हमने A लिया हुआ है तो उसका एरिया भी A, बीच का डिस्टेंस प्लेट्स का हमने D लिया है, और इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C है, इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए इस प्लेट से इस प्लेट पर चार्ज ट्रांसफर किया जाता है। अब चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा भाई? क्या सोर्स हो सकता है चार्ज को ट्रांसफर करने का? बैटरी लगा दो, ये लो हमने बैटरी जोड़ दी। मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 20 वोल्ट की बैटरी क्या करेगी? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी और इधर की तरफ भेजेगी, जिससे क्या होगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होगा, जैसे कि यहां से चार्ज निकल करके इस पर जा रहा है, तो यहां पर चार्ज धीरे धीरे करके बढ़ेगा, तो यहां ग्रोथ ऑफ चार्ज होगा। क्या होगा? ग्रोथ ऑफ चार्ज। तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डीके एंड ग्रोथ ऑफ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, तो उसमें ये पूरा डेरिवेशन वगैरह हम मतलब इसको अच्छी तरीके से हम डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको जो यहां पर ये समझना है कि बैटरी क्या काम कर रही है। बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर की तरफ आ रहे हैं, और सॉरी इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ऐसे कहेंगे, इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस प्लेट पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से प्रोटॉन्स को निकाला जा रहा है, प्रोटॉन्स इधर की तरफ भेजे जा रहे हैं। दोनों एक ही बात है भाई साहब। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लो प्लेट का एरिया A था, बीच का डिस्टेंस D था, बैटरी जोड़ दी, तो बैटरी ने क्या किया? बैटरी ने इधर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके इधर की तरफ भेजना शुरू कर दिया। इस पूरी प्रोसेस में बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, इस पूरी प्रोसेस में बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। अब बैटरी ने कितना वर्क किया? जो वर्क एनर्जी है वो कहां गई?
तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि वो वर्क एनर्जी कहां चली जाएगी, क्या वो वर्क एनर्जी सारी के सारे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाती है, ऐसा नहीं होता। आगे प्रूव करेंगे इस चीज को कि जो बैटरी इसको चार्ज करती है, तो चार्ज करने में बैटरी ने जितनी एनर्जी खर्च की वो सारी की सारी इस कैपेसिटर में नहीं जाती, ये हम आगे चर्चा करेंगे। बट हमें ये बताना है कि बैटरी ने जितना ही वर्क किया उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई। क्लियर होगी बात? तो देखिए हम यहां पर देख रहे हैं कि शुरू में एट t is equal to 0 charge on the plates of capacitor is equal to 0। t equal to 0 पर कोई चार्ज हमने ऐसा मान लिया कैपेसिटर पर नहीं है। अब ये बैटरी क्या काम कर रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके यहां दे दिया। तो मान लो इससे क्या हुआ, किसी टाइम t पर इस बैटरी पर जो चार्ज आया वो स्मॉल q, सॉरी इस प्लेट पर जो चार्ज आया स्मॉल q और इस पर जो चार्ज आया वो माइनस q। क्लियर? तो जब चार्ज इस पर q आ गया तो उस टाइम इस प्लेट का जो पोटेंशियल होगा, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना होगा ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं। लेट एट एनी टाइम t charge on the plates of capacitor is equal to q। therefore potential difference between the plates at time t is equal to t is कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो v। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये v कितना आएगा, q by c। हमने मान लिया है कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, c, यानी कि कैपेसिटेंस जो कंसीडर की हुई है वो हमने c कंसीडर की हुई है। हमने मान लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो c है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, q by c, क्योंकि आपको पता है t टाइम पर प्लेट पर चार्ज कितना आ गया, q, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, q by c, क्योंकि चार्ज के कम या ज्यादा होने से इस कंडेंसर की कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज एंड पोटेंशियल, ये सारी बात आपने पढ़ी है। जब चार्ज 0 था तब भी कैपेसिटेंस ही थी, अब इसके ऊपर चार्ज आता जा रहा है तब भी कैपेसिटेंस ही होगी। तो चार्ज के आने से इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, वो इंक्रीज हो रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस पर चार्ज बढ़ते 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 इतना हो जाएगा कि इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अब इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हुआ, तो भाई साहब फिर ये बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजना बंद कर देगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इधर से इधर की तरफ, ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता। तो हम ये कहेंगे कि t बराबर 0 पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो वो कितना था, 0, क्योंकि चार्ज कितना था, 0। लेकिन किसी भी टाइम t पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, स्मॉल q by c। लेकिन कुछ टाइम के बाद यही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, और जैसे इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस केस में हम ऐसे कहेंगे कि ये वाली प्लेट जितने पोटेंशियल पर है उतनी ही पोटेंशियल पर ये प्लेट हो जाएगी। तो जब ये वाली प्लेट और बैटरी की प्लेट सेम पोटेंशियल पर आएंगी तो इसमें चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो t टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है। अब हमने क्या किया, t प्लस dt पर हमने देखा कि इस बैटरी ने इधर से dq चार्ज को ट्रांसफर किया है। नाउ लेट एट टाइम t प्लस dt चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, या हम ये कहें कि इधर से इधर की तरफ जो चार्ज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, यानी प्लस dq चार्ज। तो नाउ लेट एट टाइम t चार्ज dq यानी पॉजिटिव ले रहे हैं, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट।
क्लियर हो गई बात? हमने dq चार्ज का हमने ट्रांसफर किया इधर से इधर। तो अब एक बार बताइए कि जब ये dq चार्ज यहां से यहां आएगा, क्या इस प्लेट के पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है q बाई सी। अब चार्ज कितना हो जाएगा q प्लस dq बाई सी। बट ये dq इतना छोटा है कि हम dq टेंड्स टू क्या मान सकते हैं, 0। तो पोटेंशियल जो रहा, पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, जितना ही q पर था उतना ही q प्लस dq पर। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। तो अगर ये देखें कि भाई अब इस चार्ज dq को यहां से यहां तक लाने में बैटरी ने कितना वर्क किया, या हम ये कहें कि चार्ज dq जब यहां से इस प्लेट पर आया तो वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन टू मूव द चार्ज dq फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये जो वर्क आएगा, वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अरे होता है नहीं होता, वर्क आएगा dw वर्क करना पड़ा, तो दिस इज इक्वल टू चार्ज, वो तो dq और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर, v वोल्ट। क्लियर होगी बात? तो dq इंटू v वोल्ट। भाई साहब v वोल्ट की वैल्यू कितनी है, अरे v अभी हमने निकाला था, v कितना था, स्मॉल q बाई सी। तो इतना वर्क करना पड़ा, यानी कि हमें पता चल गया कि यहां से dq चार्ज को इधर लाने में जो वर्क करना पड़ा है वो dq इंटू q बाई सी, इतना वर्क करना पड़ा। बट आप चार्ज को वास्तव में लाए कितने, चार्ज 0 से लेकर के मान लो कैपिटल Q तक आप लाए, क्योंकि शुरू में तो चार्ज कितना था, 0। अब जब आप इधर से चार्ज को ला रहे हैं dq करके, तो टोटल कितना चार्ज बिल्डअप कर दिया आपने, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q चार्ज को बिल्डअप करने में टोटल आपने कितना वर्क किया, तो टोटल वर्क डन टू मूव द चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। अब ये जो वर्क करना पड़ रहा है वास्तव में कौन कर रहा है, ये बैटरी कर रही है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q बाई सी इंटू dq, और q है 0 से लेकर के कैपिटल Q तक। तो dw का तो क्या होगा, w। तो w इज इक्वल टू आएगा, c तो बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई सी इंटू ये बनेगा q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगाएंगे 0 से कैपिटल Q, तो दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c। इतना वर्क किया। तो हमने देखा कि यहां से यानी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को कितना चार्ज ट्रांसफर किया है। तो जो चार्ज ट्रांसफर किया है वो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, उसमें कितना वर्क, जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो कितना हुआ है, कैपिटल Q। अरे इस प्लेट से इस प्लेट तक लाने में कितना हमने चार्ज दिया, कैपिटल Q कूलम चार्ज दिया। तो कैपिटल Q कूलम चार्ज यहां आया तो कितना वर्क किया, वर्क डन आया q स्क्वायर बाई 2c। तो आपको पता है कि यही वर्क जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जो हम वर्क करते हैं किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ जाता है। तो यहां से q कूलम चार्ज इधर को ट्रांसफर किया, तो जो वर्क हुआ वो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना आया, टोटल वर्क डन, और इसी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो इसको U से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2c इंटू q स्क्वायर, या q स्क्वायर बाई 2c। लेकिन आपको पता है इस पर जो चार्ज आया कैपिटल Q, दैट इज इक्वल टू c और इंटू v। जब चार्ज कैपिटल Q आ गया तो उसके बाद तो इस पर चार्ज आना नहीं है, तो जब चार्ज का फ्लो इधर से इधर रुक जाएगा तो उस केस में इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अरे अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अभी बताया मैंने। तो इस Q की वैल्यू कितनी हो सकती है, C इंटू कैपिटल V। अब ये V क्या है, ये V इस बैटरी वाला पोटेंशियल हो गया, क्योंकि जब इस पर चार्ज मैक्सिमम कैपिटल Q आएगा तो उस केस में इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहां से बनेगा ये c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c, c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ cv स्क्वायर या फिर q स्क्वायर बाई 2c। इतने जूल भाई साहब ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। क्लियर होगी बात।
और देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 QV भी लिख सकते हैं, 1/2 Q इंटू V। क्यों? क्योंकि Q बराबर क्या होगा, CV। तो क्या बन जाएगा ये CV और इंटू V, तो CV²/2, तो यही तो बन जाएगा CV²/2। तो इतने जूल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क किया जाएगा तो वो वर्क कितना होगा, यानी कि अगर इस प्लेट से इधर को हमें कैपिटल Q चार्ज ट्रांसफर करना पड़ा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वो जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, 1/2 CV², 1/2 CV²। क्लियर होगी बात? ठीक, या फिर Q²/2C या Q इंटू V। अब देखिए अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि भाई एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है, यानी इसको स्मॉल यू से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। तो आपको पता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बीच का डिस्टेंस D, ये एरिया A, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस Q, ये माइनस Q, इसके बीच में एनर्जी स्टोर होती है। अभी हम प्रूव कर देंगे कि जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी कहां पर स्टोर होगी, इन प्लेट्स के बीच में, ना इधर के रीजन में, ना इधर के रीजन में, ना प्लेट्स के अंदर। ये मैं आपको पिछले वीडियोज में भी बता चुका हूं, तो इसको हम प्रूव भी अभी हम कर लेंगे। तो कितनी एनर्जी डेंसिटी होगी, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी आएगी। तो भाई साहब आपको पता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ CV² या Q²/2C या 1/2 QV, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। तो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यानी स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U बाई वॉल्यूम। टोटल कितना वॉल्यूम है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। तो भाई साहब कितने वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हो रही है, देखो टोटल एनर्जी तो हाफ CV² है और वॉल्यूम कितना है। तो इस वाली प्लेट का एरिया कैसा है, A, मान लो ये प्लेट कैसी है, ये प्लेट रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट का जो एरिया आया A, तो एरिया A इधर और A इधर और उनके बीच का डिस्टेंस D। तो टोटल अगर हम देखें इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट को अगर इधर से कवर कर दे, उधर से कवर कर दे, ऊपर से नीचे से, तो ये क्यूबिकल शेप बनेगी। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी इसका एरिया मल्टीप्लाई बाई बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या आएगा A इंटू डी, A इंटू डी। इसको और सॉल्व कर लो तो ये आएगा C एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अरे भाई साहब कैपेसिटेंस कितनी होती है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ये एयर फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा यहां से C इंटू V²/2, नीचे है A इंटू D। तो देखो यहां से जो आप लिखेंगे स्मॉल u, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, देखो A से तो ये A गया तो एप्सिलॉन नॉट रह गया बाई 2, यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं V ओवर D का होल स्क्वायर। लेकिन V ओवर D, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस V वोल्ट है और बीच का डिस्टेंस कितना है, सॉरी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V वोल्ट, और डिस्टेंस कितना है D। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आया E इज इक्वल टू V बाई D। अरे होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहां एनर्जी डेंसिटी को लिख सकते हैं 1/2 हाफ एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, इतने जूल पर मीटर क्यूब। भाई साहब ये एनर्जी डेंसिटी आएगी, यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। तो यहां से क्लियर है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको पुट करना पड़ेगा। अगर हम प्लेट्स के अंदर की बात करें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, इसलिए एनर्जी प्लेट्स के अंदर स्टोर नहीं होगी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, क्या प्लेट्स के बाहर स्टोर होगी, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हम सब प्रूव कर चुके हैं पहले। तो यहां से हम लिख सकते हैं इनसाइड द प्लेट्स E इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 0। इट मींस नो एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द प्लेट्स। This implies no energy is stored inside the
inside the capacitor, inside the capacitor, जो कैपेसिटर है उसके अंदर inside the plates of capacitor, inside the plates लिखना चाहिए, plates of capacitor, energy is stored only in between the plates. क्यों? क्योंकि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एनर्जी वहीं तो आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है? प्लेट्स के बीच में. एनर्जी इज स्टोर्ड ओनली इन बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी इज स्टोर्ड ओनली इन बिटवीन द प्लेट्स, नॉट आउटसाइड द प्लेट, नॉट आउटसाइड एंड इनसाइड द प्लेट्स. ना तो प्लेट्स के बाहर ना प्लेट्स के अंदर. ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ना प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. देखिए, जो हमने एनर्जी डेंसिटी की चर्चा की है, तो एनर्जी डेंसिटी की चर्चा में हम देखेंगे कि जो यूनिट वॉल्यूम एनर्जी आती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी आती है. एनर्जी कितनी स्टोर होती है वो हमने चर्चा कर ली. इसका डेरिवेशन सीबीएसई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई पूछ चुकी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी का डेरिवेशन जो है वो करिए. एक देखिए बहुत आसान तरीका भी, अगर मान लो किसी को डेरिवेशन ध्यान नहीं है, फॉर्मूला भी उसे याद नहीं है, तो आपको ये पता है कि कोई भी हम कंडक्टर ले रहे हैं तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या Q बराबर CV. अरे होता है नहीं होता? होता है. अदर मेथड दूसरा हम देख रहे हैं. दूसरा जो मेथड है ग्राफिकल, हम इसको यूज करते हैं. तो इसके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक एक्सिस पर Q लिया, दूसरे पर हमने V लिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है. ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ गया. मान लीजिए कि किसी टाइम पर जब पोटेंशियल V है तो चार्ज की वैल्यू Q है. अगर ये, अच्छा, इससे अभी ये ट्रायंगल बन गया. आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, तो ये ट्रायंगल का जितना भी एरिया आएगा वो कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसके बराबर आएगा. तो एनर्जी स्टोर्ड इन the capacitor is equal to area of triangle OAB. ये O, ये A और ये B. आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है. OAB, ये हमने ट्रायंगल लिया, ठीक है. इसका एरिया निकालो तो कितनी आएगी एनर्जी? हाफ. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर. तो बेस कितना है B, परपेंडिकुलर कितना है Q, तो ये आ गया QB, हाफ QB. लेकिन V इक्वल टू क्या आएगा? QIC. तो इसको हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C. या फिर और हम देखें तो Q बराबर क्या होता है? CV. तो C इंटू V और इंटू V स्क्वायर. तो ये बन गया हाफ CV स्क्वायर. तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट सीबीएसई अगर बोर्ड में पूछती है तो आपको ये अप्रोच नहीं करनी. क्लियर हो गया? इस अप्रोच को हम फॉलो नहीं करेंगे. तो देखिए, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो हमने चर्चा कर ली. यहां पर एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है उसकी हमने चर्चा कर ली यहां पर. और अगर हम किसी डाइइलेक्ट्रिक को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पुट करते हैं या हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना चार्ज इंड्यूस होता है हमने चर्चा करी. कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दो कंडक्टर को रखा जिनके के जो कंडक्टिविटी है वो अलग अलग है, तो चार्ज जो इंड्यूस होगा वो कितना कितना होगा, ये सारी हम चर्चा कर चुके हैं. अब देखिए, नेक्स्ट जो हम चर्चा करने वाले हैं कि कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन. कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी. तो अगला हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. तो इसमें पहला ले रहे हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको समझने की जरूरत. देखिए, मान लीजिए आपने कुछ कैपेसिटर्स इस तरीके से जोड़े, और भी बहुत सारे कैपेसिटर्स ऐसे हो सकते हैं. ये आपने एक बैटरी से इनको कनेक्ट किया, मान लो V वोल्ट की बैटरी है. तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस बैटरी से केवल दो कंडक्टर कनेक्ट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. ये बैटरी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है. तो बैटरी क्या काम करती है? बैटरी इधर वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को निकालेगी और इधर की तरफ देगी. वास्तव में क्या होगा कि बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी और इधर को ट्रांसफर करेगी, जिससे
इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। इससे क्या होगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी, जैसे अभी मैंने बताया है कि जब यहां पर शुरू में t बराबर 0 पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन बैटरी ने बैटरी को जैसे हमने इससे जोड़ा तो बैटरी ने यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके इधर की तरफ भेजना शुरू किया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे तो इस पर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। शुरू में t बराबर 0 पे पोटेंशियल 0, कैपेसिटर जो है तीनों ये डिस्चार्ज है, इन पर कोई चार्ज नहीं हमने ऐसा माना हुआ। t बराबर 0 पर सभी कंडेंसर जो है उनका पोटेंशियल कितना है 0, उन पर चार्ज कितना है 0। लेकिन कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल करके यहां जा रहे हैं, इन पर चार्ज बढ़ता जा रहा है, चार्ज बढ़ने से इनका पोटेंशियल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब ये चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, जब ये चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, क्लियर होगी बात। तो जब ये चार्ज का फ्लो रुक जाएगा तो मान लीजिए उस समय यहां पर चार्ज कितना आ गया कैपिटल Q, तो यहां पर चार्ज आएगा माइनस कैपिटल Q, यानी कि ये आ गया प्लस कैपिटल Q, ये माइनस कैपिटल Q। हमने मान लिया कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। तो अब क्या होगा कि ये जैसे प्लस Q चार्ज आया, ये सब मेटलिक प्लेट होती हैं, तो इंडक्शन से यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यानी यहां पर तो चार्ज ये पॉजिटिव है, तो इंडक्शन से कैसा आया इस पर नेगेटिव। जब इस पर नेगेटिव आया तो इस प्लेट पर क्या आएगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ही प्लेट्स आपस में कंडक्टिंग वायर से जुड़ी हुई हैं, और अब ये दो अलग अलग कंडक्टर ना होकर भी एक ही कंडक्टर कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर चार्ज आएगा माइनस Q। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इंड्यूस चार्ज है, और इंड्यूस चार्ज कितना होता है अभी हमने निकाला है, Q इंड्यूस इज इक्वल टू, इसकी वजह से तो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, तो इसकी वैल्यू कितनी है माइनस Q प्लस Q बाई इसका, ये कैसे प्लेट है कंडक्टिंग, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी, तो कितना आ गया माइनस Q। यानी अगर यहां पर चार्ज प्लस Q है तो इंडक्शन से यहां कितना आना है माइनस Q चार्ज आना है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्लियर होगी बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां माइनस Q, तो यहां क्या आएगा प्लस Q। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज 0, क्योंकि पहले तो यहां कोई चार्ज था ही नहीं। अब जब यहां पर प्लस Q आया तो फिर यहां इंडक्शन से क्या आएगा माइनस Q, तो यहां पर क्या आएगा इंडक्शन से प्लस Q। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हर प्लेट पर जो चार्ज है वो Q कूलम का, या हम ये कहें कि कंडेंसर, तीन कंडेंसर है, तीनों कंडेंसर की पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है सेम। चाहे कैपेसिटेंस अलग अलग है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन चार्ज जो आएगा वो सभी पर क्या होगा सेम होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं इफ नंबर ऑफ कंडेंसर्स आर पुट इन सीरीज, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर या चार्ज ऑन ईच कंडेंसर विल बी सेम। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इफ नंबर ऑफ कंडेंसर्स आर पुट इन series, then charge on each capacitor will be same। हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा। अच्छा जी, कैपेसिटेंस तो अलग अलग है, तो क्या पोटेंशियल सबके सेम हो जाएंगे चार्ज के सेम होने से? नहीं, Q बराबर CV। अब हम क्या देख रहे हैं, सभी के C अलग अलग हैं, बट पोटेंशियल और C का जो प्रोडक्ट आएगा वो सब पर क्या आना चाहिए सेम। अरे सभी के चार्ज Q, ये Q, सभी के चार्ज सेम है नहीं, सबके चार्ज सेम है। तो जब Q सभी पर फिक्स है लेकिन C सभी का अलग अलग है, तो V सभी का अलग अलग होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, सभी कंडेंसर्स के अलग अलग होंगे। तो मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो हम लिख सकते हैं, हमने लिखा है नंबर ऑफ कंडेंसर्स आर पुट इन सीरीज, देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, बट पोटेंशियल difference will be different across each capacitor। हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है, बट जितने भी ये पोटेंशियल डिफरेंस आए इन सब का सम करते हैं तो वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर होगी बात? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट कंडेंसर्स, सम ऑफ all the potential differences will be same as that of the battery।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि V की जो वैल्यू आएगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये आएगी। क्लियर हो गई बात? यानी जितने वोल्ट की बैटरी है वो सारा के सारा पोटेंशियल तीनों जगह पर बढ़ जाना है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, हमें करना क्या है इसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? मैंने लिखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हमारा यहां पर मतलब है कि तीन कैपेसिटर अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, ये C1 कैपेसिटेंस का, ये C2 का, ये C3 का, तो हमने देखा कि जब तीन को हमने सीरीज में जोड़ा V वोल्ट की बैटरी से, तो यहां से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, या मैं ये कहूं कि इस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज आया, तो वो चार्ज कितना आया? प्लस का Q कूलम। नहीं आई बात समझ? भाई साहब अल्टीमेटली इस बैटरी ने क्या काम किया है? इधर से प्लस Q चार्ज को निकाल करके इधर भेज दिया। हम ऐसे कह सकते हैं, ये कन्वेंशनली कह रहे हैं, जबकि वास्तव में हो क्या रहा है कि यहां से माइनस Q चार्ज निकल के यहां गया है, क्योंकि प्लस चार्ज तो चलता ही नहीं है, माइनस चार्ज ही वायर के अंदर चलेगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज चलेगा। तो बैटरी ने क्या किया कि यहां से प्लस Q चार्ज को निकाल के यहां पर भेजा। ये बात क्लियर होगी? अच्छा जी, प्लस Q चार्ज कब आया? जब यहां पर तीन कैपेसिटर्स हमने सीरीज में लगाए। हम चाहते हैं कि तीन कैपेसिटर ना हो, एक ही कैपेसिटर लगाए, बट फिर भी ये बैटरी कितना चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर करे? Q कूलम। तो फिर वो सिंगल जो कैपेसिटर है वो हमें कितने माइक्रोफैरेड का या कितने फैरेड का लगाना चाहिए? तो वो जो C की वैल्यू आएगी, वो C की वैल्यू इन तीनों कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट होगी। बात क्लियर आई? अरे बात क्लियर समझ में आई नहीं आई? भाई साहब तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, इन तीन का इफेक्ट क्या है कि अगर V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाए तो ये V वोल्ट की बैटरी इधर से इधर को Q कूलम का चार्ज ट्रांसफर करती है। बट मैं चाहता हूं कि मैं तीनों को हटा करके एक ही लगाऊं, तो कितने माइक्रोफैरेड का मुझे कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, या कितने फैरेड का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, जिससे कि यही V वोल्ट की बैटरी अब भी इधर से इधर Q चार्ज ट्रांसफर करे। तो मैंने मान लिया वो कितना है? C। तो मतलब मैंने कैपेसिटर लिया, इसका कैपेसिटेंस C मान लिया, और V वोल्ट की मैंने बैटरी जोड़ दी। तो अब इस बैटरी ने क्या किया? इधर से Q चार्ज को इधर को भेज दिया। तो यहां पर प्लस Q हो गया, यहां माइनस Q हो गया, ये V वोल्ट की बैटरी। तो अब भी तो वही काम किया। अरे तीनों ने मिलकर के इधर से इधर Q चार्ज भेजा है, तो अब सिंगल ने इधर को इधर कितना चार्ज भेजा है? Q। बट इसका हमने कैपेसिटेंस कितना मान लिया? C। तो मुझे अब इस C की वैल्यू बतानी है कि ये C कितना होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, मैं अगर तुमसे कहूं कि बताओ यहां पर Q की वैल्यू क्या है, तो Q बराबर क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस वो तो C, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो उतना ही है जितना बैटरी का, क्योंकि अब चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। अरे जब चार्ज का फ्लो स्टॉप हो गया तो यहां चार्ज कितना आया? Q। तो जब चार्ज का फ्लो स्टॉप हो गया तो यहां चार्ज Q आया, तो उस केस में इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो बैटरी कितने वोल्ट की? V वोल्ट की। तो यहां पर चार्ज आएगा Q बराबर CV। और अगर मैं यहां से V की वैल्यू निकालूं तो V इज इक्वल टू Q बाई C। अरे आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो देखो अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो V की वैल्यू कितनी है? Q बाई C इज इक्वल टू, आप बता सकते हो इसका V1 कितना आएगा? इस पर चार्ज मान लो ये Q1 बराबर Q है, तो Q1 बराबर क्या आएगा? Q1 बराबर C1 V1। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा? Q1 बाई C1, Q1 बाई C1। लेकिन Q1 कितना है? Q1 तो Q के बराबर है, तो V1 की वैल्यू आएगी Q बाई C1, V2 की वैल्यू आएगी Q बाई C2, और V3 की वैल्यू आएगी Q बाई C3। क्लियर होगी बात? ठीक है, वैल्यू पुट करो। तो Q बाई C इज इक्वल टू ये आएगा Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। भाई साहब Q कॉमन में चला गया, कट गया, तो यहां से क्या आएगा? यहां से आ गया 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला आ गया। तो यहां से हम C फाइंड कर सकते हैं कितना होगा। क्लियर हो गया? तो ये जो कैपेसिटेंस आएगी, जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस है तीनों C1 C2 C3, ये उससे भी कम आएगी। करके देख लेना। अगर मान लो ये 10 माइक्रोफैरेड का है, ये 1 माइक्रोफैरेड का, ये 0.00001 माइक्रोफैरेड का है, तो जब तीनों को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो हमें जो एक कैपेसिटर चाहिए, यानी इन तीनों के इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर चाहिए, उसकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी? जो तीनों में सबसे छोटा है उससे भी कम। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप अपना आंसर वैसे भी कॉमन सेंस से चेक कर सकते हैं। जो C की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा C1 C2 C3 में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटी आएगी। यानी कि
ये जो है C, इट इज लेस देन C1 C2 C3, ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया जी। अब देखो यहां पर अगर मान लो हम रेशियो की बात करें, जैसे अभी हम यहां पर देख रहे हैं Q की वैल्यू सभी में क्या है? सेम है। Q की वैल्यू क्या है? सभी में सेम। हम यहां पर देख रहे हैं अल्फा 1 पहला पॉइंट, Q बराबर होता है CV, तो यहां से V की अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू Q बाई C। लेकिन Q चाहे इसके लिए ले लो चाहे इसके लिए Q तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, सेम है, यानी कि सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स, सारे कैपेसिटर्स में Q की वैल्यू सेम है, तो हम यहां पर कांस्टेंट कह सकते हैं Q को, तो V रेसिप्रोकल टू क्या होगा? C। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कंडेंसर का कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम होगा। Thus more is the capacitance, less is the potential difference, and vice versa। जिस कंडेंसर के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा है तो समझ जाइए कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है सबसे कम है, या मैं ये कहूं कि जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम है उसके एंड पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं तो V1 is to V2 is to V3, तो दिस इज इक्वल टू 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्टार मार्क कर लो, इसका अक्सर यूज किया जाएगा। यानी हमने अगर मान लो कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया तो उसके एंड पर कितना पोटेंशियल, मतलब जो उनके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उनका क्या रेशियो आएगा, तो V1 is to V2 is to V3 is equal to 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने कितने होंगे उनका रेशियो आप यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा, किस कंडेंसर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो भी हम यहां पर देख सकते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं अगला जो हमारा पॉइंट है अल्फा 2, हम देख रहे हैं यहां से V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U इज इक्वल टू हाफ या Q स्क्वायर बाई 2C। अरे हमने किया है अभी, तो Q तो सेम है, सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स, तो यानी कि U रेसिप्रोकल टू कितना आया? C। U रेसिप्रोकल टू C, तो इसका मतलब यह है कि जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम है उसमें सबसे कम एनर्जी स्टोर होगी। दिस इंप्लाइज, यानी कि thus हम ऐसे कह सकते हैं लेस इज द कैपेसिटेंस, more is the energy stored। क्लियर हो गया? अरे ये U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, Q कांस्टेंट हो गया, तीनों पर सेम है, तो ये U रेसिप्रोकल टू C। तो यहां से रेशियो लेंगे U1 is to U2 is to U3 is equal to 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3। अगर मान लो हम चार्जेस के रेशियो की बात करते हैं अल्फा 3, इस पर चार्ज Q1, इस पर Q2, इस पर Q3, तो Q1 is to Q2 is to Q3 इज इक्वल टू कितना आएगा? Q is to Q, तो दिस इज इक्वल टू 1:1:1, क्योंकि चार्ज तो सभी पर क्या होता है? सेम होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जिस कंडेंसर की कैपेसिटेंस सबसे कम होती है उसके एंड्स पर उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, उसके अंदर एनर्जी भी सबसे ज्यादा स्टोर होगी। अब देखिए अगर हम मान लो कुछ न्यूमेरिकल्स की यहां चर्चा करें तो देखिए कैसे इस पर हम न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। जैसे मान लो पहला हमारा एग्जांपल हम यहां ले रहे हैं कि ये हमने मान लो 3 कंडेंसर लिए और हमने इनको एक बैटरी से जोड़ दिया जो कि 18 वोल्ट की बैटरी है। ये जो कैपेसिटर है C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, ये C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, या एक काम करो इसको 2 कर लो, इसको 4 माइक्रोफैरेड, और ये C3 है 6 माइक्रोफैरेड।
तो बताइए इनके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो क्या होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना होगा, रेशो छोड़िए, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करिए। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना है वो बताइए। यहां लो, यहां V1 आ गया, यहां V2 आ गया, यहां पर V3 आ गया। ये V वोल्ट 18 था, 18 वोल्ट का था, 18 वोल्ट क्लियर। तो 3 कैपेसिटर 246 माइक्रोफैरेड के जोड़े हुए हैं, इनके एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए अभी हमने देखा कि V1:V2:V3 तीनों का रेशियो लेंगे तो 1/C1:1/C2:1/C3, तो ये आ जाएगा 1/2 माइक्रोफैरेड, 1/4 माइक्रोफैरेड और 1/6 माइक्रोफैरेड। तो अगर यहां पर हम रेशियो लेते हैं तो ये रेशियो कितना बनेगा, ये बन गया आपका 6 और ये 3 और ये 2। अरे इसका सिंपल रेशियो ले लिया हमने, तो सिंपल रेशियो लेंगे तो यहां 12 से मल्टीप्लाई कर लो सब में, तो 12/2 तो 6 आ गया, 12/4 3 आ गया, 12/6 2 आ गया। तो हम इतना लिख लें इतना लिख लें, एक ही बात है। तो देखो यहां से V1:V2:V3 की जो वैल्यू आई 6:3:2, इस रेशियो में ये टूट गया। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया जी। अब V1 की वैल्यू बताओ। तो V1 हम मान सकते हैं कि इसमें एक कोई भी नंबर x से मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो यहां से अगर V1 लिखेंगे तो 6x हो जाएगा, V2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3x, और V3 लिखेंगे तो ये बनेगा आपका 2x। क्लियर हो गया। आप इसको 20 वोल्ट कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। तो अगर मान लो मैं अब तीनों को जोड़ दूं, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो भाई साहब कितना बनेगा, 6 और 3 9 और 2 11, इसे 22 वोल्ट कर लो, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा 11x। तीनों का अगर सम किया जाएगा तो कितना आएगा, 11x आ गया। अरे 6x प्लस 3x 9x प्लस 2x 11x, लेकिन वास्तव में V1 प्लस V2 प्लस V3 सब करेंगे तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो तो हमने कितना माना है V, जो कि वास्तव में कितना है 22 वोल्ट, 22 वोल्ट। तो यहां से x बराबर कितना आएगा 2। अरे x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो V1 कितना है तुम्हारा 6x, तो 6 2 जा 12 यानी कि 12 वोल्ट। V2 कितना आएगा 3 2 जा 6 वोल्ट, और V3 कितना आएगा 2x यानी कि 4 वोल्ट। 4 वोल्ट 6 वोल्ट और 12 वोल्ट। क्लियर हो गया। तो देखो 12 और 6 18 और 4 22 वोल्ट। तो इस तरीके से अगर मान लो कुछ कैपेसिटर्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं और आप बैटरी को उससे जोड़ देते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि किस कैपेसिटर के एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्लियर हो गई बात। कोई डाउट किसी को, एक बार देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ ऐसी बात नहीं है। इसी तरीके से देखिए आगे अगर हम मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन की चर्चा कर रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे मान लो हमने 3 कैपेसिटर लिए या 4 कैपेसिटर लिए। अगली बात देखिए, जैसे ये हमने कुछ कैपेसिटर जोड़ दिए इस टाइप से, तो इसमें प्लेट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 कैपेसिटर हैं, तो कितनी प्लेट की जरूरत पड़ी हमें 8 की। सोचो कि जब हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो यहां पर चार्ज प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से चार्ज आता है। अरे आता नहीं आता, बिल्कुल आता है। मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूं 1 2 3 4। देखिए यहां पर प्लस क्यू चार्ज, तो यहां माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, यानी कि जो प्लेट नंबर 3 और 4 ये तो हो गई प्लेट नंबर, सॉरी ये तो प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 और 3, 2 और 3 के इक्विवेलेंट ये सिंगल प्लेट है। क्यों? क्योंकि इस प्लेट पर देखेंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव, और ये वास्तव में आपस में जुड़ी हुई है, तो ये सेम पोटेंशियल पर होंगी, दोनों पोटेंशियल पर क्या होंगी सेम पोटेंशियल पर। तो वो तो यहां भी काम हो रहा है। अगर एक कंडक्टिंग प्लेट हम ले लेते हैं तो इधर को इंडक्शन से पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव। ऐसे ही इस प्लेट की अगर हम चर्चा करेंगे
तो ये बनेगी 4 और 5। 4 नंबर प्लेट 5 नंबर प्लेट बिल्कुल आइडेंटिकल है। क्लियर हो गई? अरे बात समझ में आई नहीं आई? ये बन गया, नहीं 4 5 नहीं, सॉरी, ये तो 2 और 3, और हाँ ये बनेगा 4 और, यानी 2 और 3, 4 और 5, और यहां बनेगी ये 6 और 7, यानी एक प्लेट ये बनेगा प्लस, तो ये बनेगा 6 और 7, और ये हमें प्लेट नंबर 8 ऐसे लेनी पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि यहां पर कितने कंडेंसर हैं, 1 2 3 4। 4 कंडेंसर बनाने के लिए कितनी प्लेट की जरूरत पड़ रही थी, 8 की। लेकिन यही सेम काम हो रहा है कितनी प्लेट से, 1 2 3 4 5। नियर योर सेंटेंस भाई साहब, कितने कंडेंसर हैं, 1 2 3 4। 4 कंडेंसर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेट लगानी पड़ रही है। लेकिन हम इन्हीं 4 कंडेंसर को 1 2 3 4, तो कितनी प्लेट से बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्लेट से बना रहे हैं। कितनी प्लेट से बना रहे हैं, 5 प्लेट से। क्लियर होगी बात? तो अगर मान लीजिए हम ऐसे कहें कि भाई यहां पर हमने कुछ प्लेट्स ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने आपसे पूछा, मान लो आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव, बाकी तो सब इंडक्शन से होगा। अरे ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। कितनी प्लेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेट। कैपेसिटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैपेसिटर। तो इसका मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ प्लेट n है तो कैपेसिटर क्या होंगे, n-1। यानी अगर हम इस तरीके से n प्लेट्स को लें, 1 2 3 4 5, इसी टाइप से, ये है nth प्लेट, nth प्लेट, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, देयर आर n-1 कंडेंसर्स इन सीरीज। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर n प्लेट्स को हमने एक के बाद एक इस तरीके से रखा हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट प्लेट को जब हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो ये n-1 प्लेट्स कितनी है, n, ये n प्लेट्स हैं। अगर यहां बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया तो कितने कंडेंसर बनेंगे, n-1। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है, n-1 कंडेंसर सीरीज में बनेंगे। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। तो ये कुछ एक बेसिक सी चर्चा हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन की हो रही थी। हमने यहां पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया है कि भाई इस तरह से हम यहां क्वेश्चंस ये बना सकते हैं। अब देखिए, और भी अगर हम इसके सवाल लें तो क्या हम यहां पर सवाल बना सकते हैं। जैसे एक हमने एग्जांपल लिया कि भाई ये कैपेसिटर्स हमने लिए, मान लो इसका कैपेसिटेंस C, इसका 2C, इसका 3C। क्लियर? और इनको हमने जोड़ दिया 110 वोल्ट की बैटरी से। ये 110 वोल्ट की बैटरी है, 110 वोल्ट। मान लो ये प्लेट है 90 वोल्ट पर, मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं इसको, वहां शायद समझ में नहीं आएगा इतना, ऊपर हो सकता है दिखाई भी ना दे। ये देखिए ऐसे, ये बैटरी 110 वोल्ट की, यहां पर हमने कुछ तीन कंडेंसर को मान लो सीरीज में लगा दिया। इसका कैपेसिटेंस C, ये 2C और ये 3C। ये प्लेट 90 वोल्ट पर है तो ये होगी -20 वोल्ट पर। क्लियर हो गया? क्योंकि ये जो होता है 110 वोल्ट, ये वास्तव में क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आपने अगर ये 90 लिया है तो हमारा ये -20 आएगा, अगर ये 100 है तो ये -10 आएगा, यानी इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अब आपने क्या कर दिया, यहां से अर्थिंग कर दी, अर्थिंग यानी कि 0 वोल्ट। तो बताइए कंडेंसर की जो प्लेट्स हैं इनके पोटेंशियल क्या होंगे। ये प्लेट नंबर 1 2 3 4 5 6, राइट पोटेंशियल ऑफ ईच प्लेट्स, राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of each plate of capacitors,
हर कैपेसिटर की प्लेट का पोटेंशियल लिखिए। तो देखिए यहां पर ये 90 वोल्ट पर है, तो ये प्लेट कितने पर आएगी? 90 वोल्ट पर। ये -20 पर है, तो ये कितने पर होगी? -20 पर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, तो जब दो कंडक्टर को आपस में जोड़ा जाता है तो दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। बैटरी या बैटरी की प्लेट का कभी भी चेंज नहीं होगा। बैटरी का ये इलेक्ट्रोड अगर 90 पर है तो ये हमेशा ही 90 पर रहेगा। ये कितने पर था? 0 सॉरी, ये 0 पर। तो ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये दोनों ही सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे, और जैसे दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे तो इधर को चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। इसी तरीके से ये -20 है, तो ये भी कितना होगा? -20। अब भाई इनका पोटेंशियल क्या क्या होगा? अर्थ 0 पर, तो ये कितने पर होगा? 0 वोल्ट। ये भी कितने पर होगा? 0 वोल्ट। अब बात आती है कि इसका और इसका पोटेंशियल कितना है, इसका और यानी प्लेट नंबर 4 और 5 का पोटेंशियल कितना? देखो एक का लिखना आसान था, लिख दिया। 2 का, 3 का ये आसान था क्योंकि इनकी अर्थिंग हो रही थी, लिख दिया। -20 यानी प्लेट नंबर 6 का हो गया। तो प्लेट नंबर 4 और 5 का कितना होगा ये हमें देखना है। तो आप एक काम करिए, 110 वोल्ट कितने कितने वोल्ट में टूटा है आप वो निकाल लो। मान लो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहां पर V2 है, यहां पर V3 है। तो आपको पता है कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही तीनों पर डिवाइड होगा क्योंकि सीरीज में है। तो V = V1 + V2 + V3। क्लियर हो गया? ये आपको पता है तीनों का सम बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, 4 सब पर क्या होगा? सेम। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो V1 = V2 = V3 = 1/C1 = 1/C2 = 1/C3। तो 1/C1, C1 कितना है? C। 1/C2 कितना है? 2C। 1/C3 कितना है? 3C। तो रेशियो अगर हम इसका लेंगे तो सिंपल रेशियो लिख लो इसका, तो ये आएगा 6:3:2। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो V1 की वैल्यू लिखो भाई। तो V1 कितना आएगा? 6x। V2 कितना आएगा? 3x। V3 कितना आएगा? 2x। और V1 + V2 + V3 कितना आएगा? 6 और 3 9 और 2 11, 11x। कितना आ गया? 11x। लेकिन 11x किसके बराबर आना चाहिए? 110 के, क्योंकि तीनों का सम तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो x = कितना आ गया? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो V1 कितना हो गया? तो V1 = 6x। 6x। तो 6x का मतलब कितना हो गया? यहां पर देखिए ये आपका बन गया 6x यानी कि 60 वोल्ट। V2 कितना आएगा? V2 की वैल्यू ये आएगा 30 वोल्ट, और V3 की वैल्यू कितनी आएगी? 20 वोल्ट। तो 60 और 30 90 और 20 110 वोल्ट हो गया। क्लियर? अब देखो यहां पर कि ये जो पोटेंशियल है इसमें हमें पता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आना है ये कितने वोल्ट का आना है? अरे कितने वोल्ट का आना है? ये आना है V3। V3 कितना आना है तुम्हारा? 20। तो ये तो 20 पर है, तो ये तुम्हें कितने पर लानी पड़ेगी? ये 0 वोल्ट पर लानी पड़ेगी। कितने वोल्ट पर आएगी? 0 पर। क्लियर हो गया? अब देखो तुमने यहां पर इसमें एक चीज है, आप एक काम करिए, इसको लीजिए 60। ये 60 पर होगी तो ये होगा 50 पर, -50। तो इसको 60 करिए। डाटा थोड़ा सा करेक्ट करना है, ठीक है? डाटा करेक्ट करना है। तो ये 0 वोल्ट, ये तो 0 वोल्ट पर आएंगे। ऐसा हो नहीं पाएगा कि जैसे हमने यहां पर जोड़ दिया 0, ये 0 पर, ये 0, तो इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा? 90 - 0, तो 90 आ जाएगा इस हिसाब से। तो 90 तो नहीं है। V1 कितना है तुम्हारा? V1 60 है। तो 60 कब आएगा? ये जब ये 60 पर हो, और ये प्लेट हमने कितने पर मान ली है? -50 पर। देखिए आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, मेरी बात समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना? 110। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस 110 है, तो आप इनको कुछ भी मान लीजिए। ऐसा नहीं होता कि आप इसको ये प्लेट -50 पर होगी, एग्जैक्ट तो पोटेंशियल किसी का पता ही नहीं होता हमें। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें पता होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने 110 लिया है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये प्लेट -50 पर है, तो ये कितने पर होगी? 60, जिससे कि डिफरेंस कितना हो जाए? 110। मैं फिर कह रहा हूं, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की
हेल्प से आप अपनी सुविधा से मान सकते हैं कि ये प्लेट कितने पोटेंशियल पर, ये कितने पर, जिससे कि इनका डिफरेंस 110 ही आए। क्लियर होगी बात? जब हमने यहां पर देखा कि V1 कितना आ रहा है 60 वोल्ट आ रहा है, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट आ रहा है, तो ये तो 0 वोल्ट पर है, तो ये प्लेट कितने पर होनी चाहिए 60। तो आप इस प्लेट का पोटेंशियल 60 मान लीजिए, तो फिर ये कितने पर आ जाएगी -50। अब ऐसे थोड़ी है कि ये 60 पर आएगी और ये 90 पर आएगी, नहीं हो सकती। यहां 60 आ रहा है क्योंकि V1 कितना आ रहा है तुम्हारा 60 आ रहा है, तो यहां ये 0 रहेगा, ठीक अर्थ का तो 0 है, तो ये 60, तो फिर ये आपको 60 माननी पड़ेगी। तो फिर ये कितनी माननी पड़ेगी -50, तो ये कितनी माननी पड़ेगी -50 वोल्ट। क्लियर होगी बात? अच्छा, लेकिन आपको V3 की जो वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए 20। तो ये 20 कब आ सकती है? जब आप इस प्लेट का पोटेंशियल लेंगे कितना 30 वोल्ट, माइनस का 30 और -50, तभी तो तुम्हारा ये बनेगा। अरे ये प्लेट अगर -30 पर हो जाती है, ये -50 पर हो जाती है, तो -30 माइनस में से -50 कर दो, कितना माइनस प्लस, तो 50 माइनस के 30, 20 आएगा नहीं आएगा? 20 वोल्ट आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आगे तुम्हारे इतने। अच्छा, ये 0 पर। अब देखो 3 और 4 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है? ये तो V2 माना है हमने, तो V2 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, V2 आ रहा है 30, तो ये 0 है, तो ये कितना आना चाहिए -30, और वो तो वैसे रहेगा कि जब ये -30 वोल्ट पर है तो ये भी -30 वोल्ट पर रहेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। क्लियर होगी बात? अरे 3 और 4 के पोटेंशियल सेम होंगे, ये -30 ये -30, ये कितने पर 0 पर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 30 वोल्ट, ये -30 ये -50, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, ये 60 और ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 60। चलो अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। मान लीजिए मैं यहां अर्थिंग करने की बजाय इधर को अर्थिंग कर रहा हूं, अर्थिंग में चेंज कर देता हूं, पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, बैटरी वही 110 वोल्ट की है, कैपेसिटर भी वही है। चलो प्रैक्टिस कर लो अगले क्वेश्चन की। ये लो 110 वोल्ट की बैटरी, आपने 3 कैपेसिटर्स इस तरीके से जोड़ दिए, कैपेसिटेंस वही C, 2C, 3C, आपने अर्थिंग यहां कर दी है। बताइए किस प्लेट का कितना पोटेंशियल, 1 2 3 4 5 6, तो आपको बताइए ये 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट होगी, ये भी 0 वोल्ट होगी, तो 1 2 3 4 इनके बताइए। तो मान लो कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1, यहां पर V2, यहां पर V3, तो वही अभी हमने निकाला है, V1 V2 V3, तो क्या आएगा 1/C1 1/C2 1/C3, तो कितना बन जाएगा 1/C 1/2C 1/3C, तो कितना बनेगा ये, यहां इसका सिंपल रेशियो ले लो, तो 6:3:2, ये V1 V2 V3, ये वैल्यू आएगी यहां से। तो V1 = 6x, V2 = 3x, V3 = 2x, और V1 + V2 + V3 करेंगे तो यानी कि 11x = 110, तो x = कितना है 10, अभी किया है हमने, तो ये कितना आ गया 60 वोल्ट, ये कितना आया 30 वोल्ट, ये कितना आया 20 वोल्ट। तो आपको यहां 60 वोल्ट लाना है और V3 कितना लाना है आपको 20। तो देखो ये तो तुम्हारा आ गया कितने पर 0 पर, तो ये 20 कब आएगा जब इसको -20 लिखा जाए, 0 -20, तो 20 वोल्ट आएगा नहीं आएगा, तो V3 की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो इसका मतलब ये प्लेट कितने पर आएगी 20 वोल्ट -20 पर, तो ये कितने पर आ जानी चाहिए 90 पर। ऐसा हम मानेंगे। देखो 110 वोल्ट की बैटरी, इनको तुम कुछ भी मान सकते हो, पर ऐसा मानना है कि डिफरेंस कितना आना चाहिए 110। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया जी। अब ये कितने पर आएगा फिर 90 वोल्ट पर, तो भाई साहब ये कितने पर आना चाहिए, देख V1 तुम्हारा कितना है 60, तो ये 90, तो ये कितने पर आनी चाहिए 30 पर, तो फिर ये भी कितने पर आएगी 30 पर, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ी हुई, तो ये 30 और ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 30 आया। देखो क्या वास्तव में है, यस V2 कितना है 30, तो V2 कितना है 30 - 0 30। तो इस तरीके से हम यहां पर अलग अलग प्लेट्स के पोटेंशियल की भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला जो हम वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन कराऊंगा, और मैं आपको जो ये हमारा अभी कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसके कुछ हम न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।